एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम रणनीति पर इसी अपने चैनल पर एक श्रृंखला लेकर आए हैं जिसका नाम है उद्घोष तैयारी जीत की। और इस उद्घोष के साथ ही हम नित्य नए तरीके आपको रणनीति बताते हैं कि किस प्रकार से वह परीक्षा के प्रश्न पत्र के स्तर पर आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को एक बेहतर रणनीति के साथ एक बेहतर रूपरेखा प्रस्तावित जो होती है इन तैयारियों के लिए वह प्रदान कर सकते हैं। प्रिंस एजुकेशन हब सीकर द्वारा प्रिंस सिविल सर्विसेज प्रोग्राम को चलाया जा रहा है, जहां पर ग्रेजुएशन के साथ ही आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। और एक बहुत ही अनोखा प्रोग्राम कार्यक्रम जिसकी रूपरेखा वह प्रिंस एजुकेशन हब सीकर द्वारा तैयार की गई और आज यह सफलतापूर्वक अपनी संपूर्ण गति के साथ यह कार्यक्रम चल रहा है। आज के इस वीडियो में जिस एक विषय पर हम बात करने वाले हैं वह है कि प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार के स्तर पर जो सिविल सेवा परीक्षाएं हैं, अगर हम सम्मिलित रूप में बात करें, चाहे फिर वह यूपीएससी हो, आरएएस हो, यूपीपीसीएस हो, एमपीपीसीएस हो, जितनी भी ये तैयारियां, इसका वह क्या प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार के स्तर पर एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, उसको भी समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर रणनीति की बात की थी कि प्रारंभिक परीक्षा में वह रणनीति किस प्रकार होनी चाहिए। आइए बिना देर किए देखते हैं कि वह सिविल सेवाओं की जो परीक्षा है उसमें जो 3 स्तर हमारे मुख्यतः कि वह पहला प्रारंभिक परीक्षा। तो आइए पहले प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर समझते हैं कि वह मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए। देखिए बच्चों, अगर एक सम्मिलित रूप में कहा जाए और समझा जाए चीजों को तो सब कुछ भूल जाइए। आप साल भर अध्ययन करेंगे, विभिन्न विषय पढ़ेंगे और फिर वह प्रारंभिक परीक्षा का समय आएगा। और प्रारंभिक परीक्षा के समय एक मूलभूत समस्या जो छात्रों को आती है कि उस समस्त जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको सम्यक रूप कैसे दिया जाए। तो उस स्तर पर आप ध्यान रखें कि मान लीजिए आपने 200 दिन बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई की है, लेकिन इस पढ़ाई को उपयोग कैसे करना है, अगर आप इसे विज्ञान की भाषा में कहें तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें एप्लीकेशन में कैसे तब्दील करना है यह आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का रूप नहीं लेगा तब तक कभी भी सफलता हाथ नहीं लगेगी। ऐसी स्थिति में जो 200 दिन हमने पढ़ाई की है उस 200 दिन को हमें उस 2 घंटे में सम्यक रूप देना होता है। उसको हमें वास्तविक धरातल पर लाकर अपने उत्तरों को सॉल्व करना। तो ये 200 दिन आपके 2 घंटे के परफॉर्मेंस को डिसाइड करते हैं। सवाल यह पैदा होता है कि 200 दिन पढ़ाई बहुत अच्छे से की गई, लेकिन यह 2 घंटे यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो बच्चा कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है पेपर निकल। ऐसी स्थिति में क्या करना है तो जरा इसको समझ लें कि इन परीक्षाओं के स्तर पर कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी जो आयोग है वह आपके साथ कुछ ना कुछ खेलने की कोशिश करेगा प्रश्न पत्र के स्तर पर। अब ये जो खेल होता है मानसिकता का, ये कैसा है कि जब हम एक प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था में थे तो हमको मुख्यतः क्या बताया गया, क्या सत्य है या क्या असत्य है, व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स। मामला इसी के बीच में रहता है, कॉन्टिन्यूम अप्रोच, कि भाई ठीक है या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। लेकिन यहां पर प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर प्रश्न पत्र है ऑब्जेक्टिव, लेकिन यहां पर जो वस्तुनिष्ठता है वह आप ध्यान रखें, ये जो वस्तुनिष्ठता है ये उस प्रकार की रहती ही नहीं है सिविल सेवा के स्तर पर। अगर मैं बात करूं कॉन्टिन्यूम अप्रोच की तो फिर यहां पर यदि कोई बात कही जाती है तो उसके सत्य और असत्य होने की संभावना होती है। ठीक है, 80% लग रहा है मामला सत्य की तरफ है, 20% कहीं असत्य भी लग रहा है। ठीक, यदि मैं बात करूं, इसको अलग तरीके से आपको समझाऊं तो मैं कह रहा हूं
व्यक्ति का स्वभाव, तो किसी व्यक्ति का स्वभाव 60% खराब हो सकता है, 40% अच्छाई आपको वहां भी मिलेगी। किसी व्यक्ति का स्वभाव 40% अच्छा हो सकता है, तो 60% बुराई मिल सकती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही खराब व्यक्ति या बिल्कुल ही अच्छा व्यक्ति है। 0-1 का कॉन्सेप्ट यहां पर तो नहीं ही होता। अब जरा इसको अपने पेपर से अगर आप जोड़कर देखें तो मामला है कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर। अब वह शब्द क्या होते हैं, तो एक प्रश्न बनाते हैं जरा, और प्रश्न के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर रणनीति की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। विमुख्य परीक्षा की भी बात करेंगे। और पहला कथन है कि दिल्ली, इसको विज्ञान से ही जोड़ देते हैं। चलिए, रोबोटिक्स का प्रयोग मानव जीवन में उपयोगी नहीं है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। यही चीजें आपको परीक्षा में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करवा देती है, क्योंकि यहां परीक्षा का स्तर दूसरा कथन, रोबोटिक्स विकासशील देशों के लिए अति उपयोगी नहीं। और जरा देखिएगा, उपर्युक्त में से कौन सा से कथन असत्य नहीं है। केवल एक, केवल दो, एक एवं दो, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब आइए जरा इसकी पूरी रूपरेखा को हम समझ लेते हैं। मामला बच्चों ये है कि जब परीक्षा में इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर, तो जरा देखें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और आप करने लगते हैं विचार, तो जरा समझ पाए विचार करने के पहले कि विचार करना क्या है, ये पहले चेक करें। देखिए, यहीं पर मानसिकता का बदलाव है। हर परीक्षा जिसमें आप जाते हैं, जो भी परीक्षाएं हैं, तो एसएससी हो, अब तो एनडीए हो, सीडीएस हो, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, वहां पर ऑब्जेक्टिविटी किस प्रकार की है कि प्रश्न आया, 4 ऑप्शन है, टिक किया, मैथ का मामला। यहां वस्तुनिष्ठता भी अपना परिवर्तन कर लेती है मामला, क्योंकि जीएस का पेपर सामान्य अध्ययन, बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल थोड़ा सा टच चाहिए। अब ऐसी स्थिति में कि निम्नलिखित कथनों विचार करें, तो पहले यह तो देखें कि विचार करना क्या है, विचार किस एक बात पर विचार करना है, वो यहां लिखा है, असत्य नहीं है। यहीं पर देखिए, पहले तो वो, और दूसरा मानसिक दबाव यहां कि बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं क्या सत्य है, क्या असत्य है। ऐसी स्थिति में उस एक मेंटल कंडीशन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल, क्योंकि मैं बता रहा हूं परीक्षा के समय ये नहीं गायब हो जाता है, आंखों के सामने दिखता ही नहीं है कि नहीं था भी क्वेश्चन पेपर में। तो मामला उन 2 घंटे में यह है कि प्रश्न पत्र किस एक विद्यार्थी या किस एक अभ्यर्थी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है,
जब आप प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ेंगे तभी उसका उत्तर आप ठीक ठीक दे पाएंगे। देखिए बच्चों, असत्य नहीं, तुरंत पेंसिल रखिए, और यदि आप इसको नहीं समझ पा रहे तो वहीं पे लिख लीजिए, असत्य नहीं मतलब सत्य कथन पूछा गया है, कि सत्य जानना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में भटकाव की स्थिति कम हो जाएगी। रणनीति बदलिए कि रोबोटिक्स का प्रयोग मानव जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। मानव जीवन के लिए उपयोगी नहीं है किसी तकनीक का प्रयोग, यह मामला अपने आप में असत्य हो जाता है। कोई भी तकनीक मानव जीवन के लिए उपयोगी ही होगी। रोबोटिक्स विकासशील देशों के लिए अति उपयोगी नहीं है। यह जो शब्द है अति उपयोगी नहीं, अगर मैं कहता उपयोगी नहीं है तो शायद ये रॉन्ग हो जाता। एक शब्द लगाया अति उपयोगी नहीं। अभी कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता विकासशील देशों को रोबोटिक्स की नहीं है। जरा आप इसे समझ पाए वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी के स्तर पर, कि बहुत ज्यादा उपयोगी का सेंस बेटा ये है कि विकासशील देशों की अपनी समस्याएं, वह जनसंख्या, वह बेरोजगारी, वह गरीबी, ऐसी स्थिति में अगर आप रोबोट्स का प्रयोग समाज में करेंगे तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी आएगी, कहीं ना कहीं गरीबी बढ़ेगी, लोगों का रोजगार कम होगा। इसका मतलब अति उपयोगी तो नहीं है, अभी काम चल सकता है। इसका मतलब मामला सत्य है। पूछा है कि असत्य नहीं, सत्य पूछा गया है। इस स्तर पर जो उत्तर सही होगा वो होगा केवल 2। यह प्रश्न एक बनाया हुआ सिर्फ रणनीति समझाने के लिए, किस रणनीति से आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर ये रणनीति प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर ही गलत हो गई तो वह जो 60 क्वेश्चन का मार्क है जो आपको परीक्षा में उत्तीर्ण करवाएगा वह आप टच नहीं कर पाएंगे, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आप मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो यह तो प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर एक रणनीति है कि वस्तुनिष्ठता भी अपना परिवर्तन करेगी इस परीक्षा के स्तर पर, तो बहुत ही ज्यादा सावधान रहकर पेपर को सही से पढ़ने की आवश्यकता, एक एक शब्द के स्तर पर चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो शायद फिर बढ़िया ढंग से आप अच्छे अंकों को लाकर परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगे। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के अंक आपको पता है कि वो है जो मुख्य परीक्षा है उसमें सम्मिलित ही नहीं किए जाते, इसलिए यहां पर इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना ही एकमात्र उपाय है। अब जरा मुख्य परीक्षा के स्तर पर बात करते हैं कि वहां पर फिर आप देखेंगे कि मुख्य परीक्षा में जब आप पहुंचते हैं तो मुख्य परीक्षा के स्तर पर जो रणनीति अभी तक जो ऑब्जेक्टिव था अब वह हो जाएगा सब्जेक्टिव, और इस सब्जेक्टिविटी के अब आपको नंबर मिलेंगे। यहां पर लिखने के स्तर पर आपके पास पूरा मौका 150 और 250 शब्दों में, ऐसे का भी पेपर है आपका, तो पूरा आप सब्जेक्टिविटी का इस्तेमाल करके अपने समस्त ज्ञान को आप यहां पर दिखा सकते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल को। देखिए यहां पर भी प्रश्नों के स्तर पर जरा एक विज्ञान का ही एक प्रश्न बनाते हैं अपने मन से। आइए कि रोबोटिक्स का प्रयोग विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन लाता है। आलोचनात्मक अध्ययन, आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करें। ऐसा कोई प्रश्न आया नहीं, सिर्फ एक प्रश्न को हमने यहां पर बनाया है, और इसलिए ताकि उस परिवर्तन को आपको दिखाया जा सके कि मामला फिर क्या रहता है, कि वह रोबोटिक्स का प्रयोग विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन लाता है, आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करें। अब एक प्रश्न में आप यहां देख रहे हैं रोबोटिक्स, मामला साइंस टेक,
ये क्वेश्चन जब भी अगर बनाएंगे भी तो जीएस पेपर 3rd में जाए। जब आप आगे तो विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्रीज की बात हो रही, अर्थव्यवस्था, ये देखिए कीवर्ड, इकोनॉमी का मामला, वह अर्थव्यवस्था, क्या परिवर्तन, आलोचनात्मक, पॉजिटिव, निगेटिव, सारे इंपैक्ट डिस्कस करने। ऐसी स्थिति में जब आप रोबोटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे तो वहां पर फिर वही इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स की वह रिपोर्ट कि 30 लाख रोबोट्स का प्रयोग, और फिर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स की रिपोर्ट्स के तहत कि किस प्रकार से रोबोट्स व विकासशील देशों में रोजगार पर प्रभाव डाल रहा है, इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते, क्या क्या समस्याएं रोबोट्स का प्रयोग करने में हो जाएंगी, किस प्रकार से जो अभी डिजिटल एरा चल रहा है इसमें क्या क्या परिवर्तन, चैटबॉट्स आ गए, मानसिक क्षमता पर प्रभाव मानव की वह अपनी। तो फिर रोबोटिक्स आप साइंस एंड टेक में कवर कर रहे होते हैं। अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन, तो अगर विकासशील देश है तो विकासशील देशों की अपनी जो समस्याएं वह आपको पता हो, तो फिर आप लिखेंगे कि वह जनसंख्या, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक चीज समझ में आ रही है, ऐसी स्थिति में गरीबी, ऐसी स्थिति में महंगाई, ऐसी स्थिति में बेरोजगारी, तो कहीं ना कहीं वह इकोनॉमी से जुड़ता हुआ इंडियन सोसाइटी का मामला। अब प्रश्न ये उठता है कि इस तरह के प्रश्न, और जब से पैटर्न बदला है तो नए जो प्रारूप है उस पर इसी प्रकार के कोरिलेटिव क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि आपकी सामान्य समझ विषयों को लेकर क्या है, आप एक विषय के स्तर पर सामान्य समझ के साथ क्या उत्तर को लिख सकते हैं, क्या आपको समस्याएं पता हैं, क्या आपको यह पता है कि किसी देश की तकनीक जब बढ़ेगी तो फिर वह उन्नत तकनीक के साथ उस तकनीक को कहीं ना कहीं बाहर किसी देश को बेचेगा, उससे विदेशी मुद्रा का लाभ होगा, वहां से हमारे देश की जीडीपी में परिवर्तन आएगा, कहीं ना कहीं महंगाई के स्तर पर, रोजगार के स्तर पर काम होगा। लेकिन अगर देश ही विकासशील है और प्रमुख जनसंख्या, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं, तो फिर रोबोटिक्स अर्थव्यवस्था में परिवर्तन यह लाएगा कि जो औद्योगिक स्तर है उस पर उद्योगों में बनने वाले उत्पाद की जो गति है वह तेज हो जाएगी, जिससे देश के अपने वह आयात निर्यात का जो एक संतुलन है वह बना रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ रोजगार की समस्या, तो रोबोटिक्स का अधिक प्रयोग करने से कहीं ना कहीं रोजगार की समस्या पैदा होगी। इस समस्या से अगर हमें निपटना है तो फिर ध्यान रखिए, अंत में जब आप कंक्लूजन लिख रहे होंगे तो कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि इस एक प्रश्न के अनुरूप जब आप कंक्लूजन लिखेंगे तो फिर आप लिखेंगे कि मानव रोबोट सह अस्तित्व अर्थात ह्यूमन रोबोट को एग्जिस्टेंस के तहत जो है वह हमें कदम उठाने होंगे और ऐसे तंत्रों का निर्माण करना होगा जहां मानव रोबोट सह अस्तित्व की परिकल्पना साकार होती हो और इस परिकल्पना के अनुसार जो अनस्किल्ड वर्क है वह रोबोट से करवाया जाए और जो स्किल्ड वर्क है वो ह्यूमन लेबर से करवाया जाए, जिससे एक विकासशील देश की अर्थव्यवस्था में रोबोट्स और मानव दोनों का अपना योगदान होगा और देश तेजी से आर्थिक विकास की ओर बढ़ेगा। तो आप समझ पाए चीजों को बच्चा कि यहां पर कम से कम 3 विषयों का वह अपना महत्व। ऐसी स्थिति में जब आप प्रश्न का उत्तर लिखने जाते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जितने डायमेंशन आपने स्टडी किए हैं उन सारे डायमेंशंस को एक जगह पर लाकर समराइज्ड करके उस उत्तर की रूपरेखा बनाकर उत्तर को बहुत ही कम शब्दों में पूरा और सटीक लिखना है, एक्यूरेसी के साथ। और जैसे ही आप इस एक्यूरेसी पे पहुंचेंगे चीजें और आसान हो जाएंगी। तो मामला अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब से प्रारूप बदला है वह 2014 के बाद से, तब से प्रश्नों का कुछ स्वरूप बदलने सा लगा है। कहीं ना कहीं थोड़े से टेक्निकल प्रश्न कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट सॉल्व करें तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी की झलक और थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए, आप जोड़ पाए चीजों को, लिख पाए उस स्तर पर। और फिर जब इस तरह से हम तैयारी को रूपरेखा बनाते हैं और तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सफलता के नजदीक पहुंच रहे होते हैं। अगर साक्षात्कार के स्तर पर बात करें तो अंतिम स्तर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मामला है। पर्सनालिटी इंटरव्यू होता है बच्चा आपका और उस पर्सनालिटी इंटरव्यू के तहत कहीं भी
कुछ भी आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा नहीं होना चाहिए। पता चले इंटरव्यू में गए, हॉबी लिख दिया रीडिंग न्यूज़पेपर, और पहुंचे इंटरव्यू बोर्ड के सामने, उन्होंने पूछा हाँ क्या हॉबी, अच्छा रीडिंग न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर, द हिंदू। द हिंदू चौथे पेज पे कौन सी खबर निकली आज, पढ़ के ही नहीं गए थे, लिख दिया ऐसे ही, मनाया जो मनाया वो हॉबी लिख दी। तो फिर इस स्तर पर इन परीक्षाओं में मजाक नहीं चलता, क्योंकि जो हॉबी आपकी है वो आपको पता होनी चाहिए। क्लियरली मेंशन करिए कि ये मेरी हॉबी है और इस बारे में मैं पूरा ज्ञान रखता हूं। ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में 20 प्रश्नों के जवाब देने वालों का सिलेक्शन कभी कभी नहीं होता है, लेकिन 20 में एक प्रश्न का जवाब पूर्णतः सही देने पर सिलेक्शन होगा। अगर हमें कोई चीज नहीं आती तो ये मान लेने में क्या बुराई है कि हमें वह चीज नहीं आती। इसका सिंपली तरीका बेटा ये हो सकता है पॉजिटिव, कि सर मुझे ये नहीं पता, मैं अपने ज्ञान के स्तर पर और प्रयास करूंगा इसे जानने का, और इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि इस बार मुझे ये चीज नहीं आती। लेकिन जो आता है उसको अच्छे से पता चले क्या, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अच्छा क्या पसंद है, साइंस एंड टेक। अच्छा पदार्थ की अवस्थाएं बताओ, सर 3, ठोस द्रव गैस 7 हो गई, 3 बता रहे हैं, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, फर्मोनिक कंडेंसेट, ठीक है ना, ग्लूऑन कंडेंसेट, सब गायब है, मामला ही गायब है, पता ही नहीं। तो ऐसी एक स्थिति में कभी वो मत बोलिए जो आपको पता ना हो। हमेशा पूरी जानकारी के साथ ही किसी प्रश्न का उत्तर दें, ऐसा प्रयास करें, और ऐसे प्रयास के साथ सफलता फिर मिलना लाजमी है। यह उद्घोष तैयारी जीत की, इसी तरीके से सीरीज ये चलती रहेगी। नित्य नए रणनीति और परीक्षा के बारे में हम बात करेंगे, नित्य नए टॉपिक्स पर। और आप जुड़े रहें प्रिंस सिविल सर्विस के चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इस प्रोग्राम के बारे में और जानना है तो आप प्रिंस कॉलेज जो कि सीकर में स्थित है उस कॉलेज को विजिट कर सकते हैं। अन्यथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्याएं हमसे साझा कर सकते हैं। प्रिंस सिविल सर्विस की पूरी टीम उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए डेडिकेटेड है, और आपकी हर समस्या का समाधान जो कि इस परीक्षा से जुड़ी हुई है किया जाएगा। और बिल्कुल उचित रणनीति के साथ परीक्षा निकालने के लिए ज्ञान के स्तर पर सब कुछ ठीक है, लेकिन यदि आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं और आप हथियार और रणनीति घर भूल गए हैं, तो उन्नत हथियारों और उन्नत रणनीति के साथ ही युद्ध जीता जा सकता है। सिर्फ उन्नत हथियारों से नहीं और सिर्फ उन्नत रणनीति से, दोनों का समागम होना चाहिए। एक होल हार्टेड अप्रोच के साथ परीक्षा में जाइए, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आप सारी सब कुछ कर लेंगे, लेकिन उन 2 घंटों में परीक्षा को देना कैसे आपको यही नहीं पता, तो फिर आप परीक्षा क्या ही दे पाएंगे। ऐसी स्थिति में ज्ञान के स्तर पर कोई कमी नहीं है, लेकिन तैयारी के स्तर पर बेटा कमी रहती है। इसीलिए किसी का सिलेक्शन होता है, किसी का नहीं होता। तो जिनका हो रहा है उनकी रणनीति आपसे बेहतर थी, ज्ञान के स्तर पर आप उनसे पीछे नहीं है, रणनीति आपसे बेहतर है। उसी रणनीति को अपनाकर हम भी अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। उद्घोष जारी रहेगा, और तब तक जारी रहेगा जब तक आपके सारे प्रश्नों के जवाब इस उद्घोष सीरीज के माध्यम से दे नहीं दिए जाते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।